नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपको साथियों सेकंड मॉडल पेपर बताया जाएगा संस्कृत का। इससे पहले वाला एक मॉडल पेपर आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको पढ़ के जाएं और आप लोगों के शायद अच्छे नंबर आ जाएं, क्योंकि इस तरीके से प्रैक्टिस आप लोग करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर मैं आपको एक टेलीग्राम के बारे में बता रहा हूँ। टेलीग्राम आप लोग सब ज्वाइन करते जा रहे हैं धीरे धीरे, और जिन्होंने नहीं किया है वो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। एसटीसी के एग्ज़ाम ख़त्म होने के तुरंत बाद आपको क्लासें रीड के लिए स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, रीड के लिए आपको नोट्स भी आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवाई जाएंगे और क्लास भी आपको यूट्यूब पर मिलती रहेगी। अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। और बात यहाँ पर आती है कि इस संस्कृत के मॉडल पेपर को लेकर, हालाँकि मैं आपको बता दूँ कि संस्कृत मेरे से इतना अच्छा खास नहीं आता है, फिर बाद में आप लोग मुझे गलत ठहराएं, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगा इसको समझाने की, और आप लोग इसको देखते जाएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हालांकि मैंने बताए हैं, लेकिन इसमें से आना और नहीं आना एक अलग बात है, लेकिन फिर भी आप लोग प्रैक्टिस करके जाएं, चीज़ें वही आएंगी रिवाइज होकर के। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषणा कब हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब हुई थी, हिंदी में बता रहा हूँ सीधा ही आपको। तो आपको 1968 करना है। देखो, अगर ऑप्शन में 1986 अगर आपको दिख जाए ना कहीं, तब भी आपका सही है, लेकिन 1986 और 1968 दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। एक ही मिलेगा, या तो 1986 मिलेगा या 1968। ये 1968 वाली हमारी पहली शिक्षा नीति है और 1986 वाली हमारी सेकंड शिक्षा नीति है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। इस समय पर कौन थी? राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, और फर्स्ट के समय पर इंदिरा गांधी थी। और जो हमारी नवीनतम शिक्षा नीति आई है ना, वो हमारी 2020 है। आपको पता होगा इस चीज़ को लेकर के, रेट में हम इसका जिक्र करेंगे। अगला क्वेश्चन है चक्रपाणी। चक्रपाणी इते पदे समास भवति। चक्रपाणी इस पद में समास कौन सा है? सब लोग जानते हो, बहुब्रीहि समास है। चक्र है हाथ में जिसके, कौन है? भगवान विष्णु, यानी अन्य पद की बात की जा रही है। यहाँ पर दोनों पदों को छोड़ करके अन्य पद की बात की जा रही है, तो बहुब्रीहि समास हो गया। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वर्णस्य उच्चारण स्थानम के निर्धारितम। प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान किसने निर्धारित किया था? कौन थे वो विद्वान? पाणिनि। कौन थे? पाणिनि थे, याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है शिक्षा एक का प्रक्रिया अस्ति। शिक्षा एक प्रक्रिया है, कैसी है? उद्देश्य प्रक्रिया है। कैसी है? उद्देश्य सहित प्रक्रिया है। सा उद्देश्य, उद्देश्य सहित प्रक्रिया है। इसका कोई ना कोई उद्देश्य है। ठीक है ना भाई। अब देखिए, आपसे मेल करने वाला प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भाई पंचतंत्र कहानी के लेखक कौन है? विष्णुदत्त शर्मा। अष्टादही इस ग्रंथ के लेखक कौन है? पाणिनि है। सिद्धांत शिरोमणि किसने लिखा था? भास्कराचार्य ने। नीति शतकम किसने लिखा था? भर्तृहरि ने। ठीक है ना। भर्तृहरि जी ने तो 3 शतक लिखे थे, इनके बारे में भी शायद हम चर्चा कर चुके हैं किसी यूनिट में। आप लोग ऐसे प्रश्नों भी अगर आपको आए ना, तो आप जरूर करके आए। आगे बात करते हैं रूपकस्य भेदा निरूपयति। रूपक के भेद कितने होते हैं? तो रूपक के 10 भेद हैं। कौन कौन से? नाटक, प्रकरण, भाव और प्रहसन, डेम, व्यायोग, संबकार, विधि, अंक और इहमृगा। ये सब क्या है? हमारे रूपक के 10 भेद है। अगला क्वेश्चन है अव्ययस्य परिभाषा लिखत। अव्यय की परिभाषा लिखी। अव्यय क्या होते हैं? यत्र त्रिलिंगेषु, यहाँ 3 लिंगों में, सर्वासु विभक्तिषु, सभी विभक्तियों में, सर्वेषु वचनेषु च, और सभी वचनों में, अपरिवर्तनीयम भवति तद अव्यय भवति। यानी जहाँ लिंगों में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई विभक्ति में परिवर्तन नहीं होता, वचन में कोई परिवर्तन नहीं आया, ऐसे जो शब्द होते हैं उनको हम अपव्यय कहते हैं। जैसे यत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र, अभित, परित, ये सब क्या है? अव्यय शब्द है हमारे। आगे बात करते हैं निम्नलिखित पदनाम कृते अंका लिखित। यहाँ पर आपको संस्कृत में गिनती दी गई है, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है वो अंकों में। तो देखो, षट सप्तति, इसका मतलब क्या होता है? 76। अष्टविंशति 28, नवनवति 99, उसके बाद 85 यानी 85। आपसे गिनती भी पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है स्वरा के संति तान लिखत। स्वर कितने होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो देखो, अच् प्रत्याहार जो वर्ण है ना, अच् प्रत्याहार हमारे 14 हैं। तो प्रत्याहार तो हमारे लगभग 44 के आसपास, सॉरी याद रखना, 44 के आसपास है, और माहेश्वरी सूत्र हमारे 14 है। कन्फ्यूजन आप लोग दूर कर लो। प्रत्याहार लगभग 44 से संस्कृत में आप पढ़ेंगे, और माहेश्वरी सूत्र हमारे 14 है।
तो प्रत्याहार की बात करें तो जो अच प्रत्याहार है उसके अंदर पूरे स्वर आ जाते हैं, जैसे ए ई ऊ णे रे सी रे ए आई ओ औ, ये सब किस में आते हैं, ये स्वरों की श्रेणी में आते हैं। आगे बात करते हैं, निदानात्मक च उपचारात्मक शिक्षण से किम कथ्यते। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं, तो देखेंगे आप लोग। निदानात्मक परीक्षणे विद्यार्थिनां दुर्बलाया ज्ञानम कृत्वा तेषां कारणम अन्वेषते। निदानात्मक परीक्षण से विद्यार्थियों की दुर्बलता का पता लगता है और दुर्बलता का पता लगता है, ठीक है ना, कि भाई किस वजह से ये कमज़ोर है, कमज़ोरी का पता लगाया जाता है। जबकि यस्मिन् शिक्षणे छात्राणां न्यूनतया कारणं ज्ञात्वा तेषां निराकरणाय शिक्षणं क्रियते तत् उपचारात्मक शिक्षण। लेकिन उपचारात्मक शिक्षण में जो कमी रही है, जिस कारण का हमने पता लगाया था, उस कारण का निदान किया जाता है, उपचार किया जाता है, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है, ठीक है ना। आप बात करते हैं, संहिता संज्ञा किम कथ्यते। संज्ञा किसे कहते हैं, सूत्रम किम अस्ति, इसका सूत्र क्या है। विभिन्न स्वर व्यंजन वर्णनम एककश सम्मिलितुम उच्चारणम संहिता भवति। पर सन्निकर्ष संहिता, ये इसका सूत्र है, पर सन्निकर्ष संहिता। अगला क्वेश्चन है 12वां, शोभनम इकाई योजनाया किम अपि द्वय विशेषता लिख्याम। एक अच्छी शिक्षण योजना की क्या विशेषताएं होती हैं, दो विशेषता आपको बता रहा हूँ। जैसे शीर्षक है स्पष्ट शुद्ध च भवेत, शीर्षक स्पष्ट और शुद्ध होना चाहिए। प्रत्येक उप इकाई इत्यस्मिन् शिक्षण बिंदूनाम उल्लेखो भवेत इति। प्रत्येक उप इकाई में शिक्षण बिंदु का उल्लेख किया होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इसकी दो विशेषता हो गई अच्छी पाठ्य योजना की। उसके बाद संभाषण को लाभ, संभाषण का यानी भाषण का क्या लाभ है, तो संभाषण विचारणाम भावनानाम च अभिव्यक्त अस्ति। संभाषण से विचार और भावों की अभिव्यक्ति होती है, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, मूल्यांकनम किम कथ्यते प्रतिपाद्यत। मूल्यांकन किसे कहते हैं, प्रतिपादित कीजिए यानी लिखिए। शिक्षा क्षेत्रे मूल्यांकन से आयामस्य नवीन प्रत्यय विकास हो जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन के आयाम के नवीन प्रत्यय विकसित होते हैं। एतद अनुसार शिक्षा से उद्देश्य एक प्रक्रिया अस्ति। इसके अनुसार शिक्षा से उद्देश्य प्रक्रिया है। शिक्षा उद्देश्य से निर्धारिता प्रणाली मूल्यांकनम कथ्यते। शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रणाली क्या कहलाती है, मूल्यांकन कहलाती है। अगला है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नेषु केषां प्रकाराणां प्रश्नाः आयन्ति। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो देखिए कौन कौन से आते हैं। बहुचयनात्मक प्रश्न आते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले प्रश्न आते हैं, शतरूपताया यानी सत्य असत्य वाले प्रश्न आते हैं, और एक शब्द उत्तरस्य प्रश्न यानी एक शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्न भी आते हैं। ये सब किस में आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या क्या उल्लेख किया गया, उसकी परिभाषा को स्वीकार कीजिए, बताइए। तो 1986 तमे त्रिभाषा सूत्रेण किंचित् परिवर्तनं कृतं। प्रथम कक्षात् तृतीय कक्षात् च पर्यंत केवलम एका एव मातृभाषा स्यात्। चतुर्थी कक्षात् पंचमी कक्षात् पर्यंतम भाषा द्वय स्यात्। यानी कि पहली कक्षा से लेकर के तीसरी कक्षा तक केवल मातृभाषा यानी एक ही भाषा में शिक्षा देना चाहिए। चौथी और पाँचवीं कक्षा में हम दो भाषाओं को शिक्षा देनी चाहिए, मातृभाषा और आंग्ल भाषा में। लेकिन षष्ठी कक्षा यानी छठवीं कक्षा से आठवीं कक्षा तक हम तीन भाषाओं में शिक्षा दे सकते हैं। कौन कौन सी, मातृभाषा, अंग्रेजी शिक्षा और संस्कृत भाषा। नवनीत दशमी कक्षा, नवमीत दशमी पर्यंतम भाषा त्रयम स्यात्। और 10वीं कक्षा में हमको भी तीन भाषाओं में शिक्षा देनी चाहिए, एक तो मातृभाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देनी चाहिए। तो ये 1986 की शिक्षा नीति कहती है। अगला प्रश्न है अपना, चंपू काव्य किसे कहते हैं। संस्कृत से गद्य पद्य चंपू काव्य नाम परिचय विदति। संस्कृत भाषा में गद्य पद्य और चंपू काव्य की परिचय दीजिए, यानी कि इसकी विधा के बारे में बताइए। तो ये प्रश्न भी आपको पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन है, संस्मरणस्य तत्वानि नामानि लिखत। संस्मरण के तत्वों के नाम लिखिए। संस्कृत के कौन कौन से तत्व हैं और संस्मरण होता क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, संस्मरणम गद्य साहित्यस्य एका रोचक विधा अस्ति। संस्मरण गद्य साहित्य की एक रोचक विधा है। संस्मरणम सा रचना, संस्मरण वह रचना है यस्सा संबंध लेखक से स्मृत्या से भवति, जिसका संबंध लेखक की स्मृति के साथ होता है। हृदय द्रवता लेखक
स्वस्मृतौ सुख दुख हास्य विनोद कटु मिष्ठाति अनेन प्रकारेण भावान स्मृति पटले निरंतरम धारयति। इसमें क्या होता है, हृदय द्रवित लेखक अपनी स्मृति के सुख दुख, हंसी मजाक, हास्य विनोद, कटु और मिठास आदि जैसे अनेक प्रकार के भावों को स्मृति पटल पर निरंतर धारित करता है। किसमें? संस्मरण में। अब संस्मरण के 6 तत्व आपको याद रखने हैं। कितने हैं? 6 तत्व। पहला है वर्ण विषय, दूसरा है पात्र चरित्र चित्रण, तीसरा है परिवेश चरित्रम, चौथा है शैली, पांचवा है स्मृति और छठवां है उद्देश्य। ठीक है ना। तो ये अपने संस्मरण के 6 तत्व हैं। अब अथवा में याद रखना है महेश्वरी सूत्राणि तदुप उत्पत्तिरपि लिखत। माहेश्वरी सूत्रों की उत्पत्ति के बारे में आपको लिखना है। तो जो 14 माहेश्वरी सूत्र हैं, भगवान शंकर के डमरू से उत्पन्न होने वाले 14 माहेश्वरी सूत्रों के बारे में आपको जिक्र किया गया है। यहाँ पर ये पढ़ना है आपको। अगला है अपना प्रश्न, आभ्यंतर प्रयत्न नाम बोध्यते। तो देखो दोनों के बारे में बात करेंगे हम। देखो एक तो है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। तो आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, बाह्य प्रयत्न के बारे में आप खुद पढ़ के जाएंगे। तो वर्ण उच्चारण यह प्रयत्न क्रियते से प्रयत्न कथ्यते। वर्णों के उच्चारण में जो प्रयत्न होता है, जो यत्न किया जाता है, जो प्रयास किया जाता है, उसे हम प्रयत्न कहते हैं। से प्रयत्न विविध आभ्यंतर बाह्यस्य। यह प्रयत्न विभिन्न प्रकार के होते हैं, बाहरी और आंतरिक। अब यहाँ पर मैं आपको आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के हैं, उनके नाम बता रहा हूँ। पहला है स्पृष्टम, दूसरा है ईषद स्पृष्टम, तीसरा है ईषद विव्रतम, चौथा है विव्रतम और पांचवा है संव्रतम। ये टॉपिक आपका रीट में भी है, बाह्य आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्यांतर प्रयत्न। ये टॉपिक एक प्रश्न आपसे रीट में भी पूछा जाता है कई बार। ठीक है ना। अगला प्रश्न है पदम किम। पद क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो देखो सुप्ति अंतम पदम अर्थात सुबंतम तिनंतम चेत शब्द पदम इति कथ्यते। सुबंतम सु औ जस इत्यादि एक विशति प्रत्यय, यथा जैसे बाल प्लस शु बाल धन सु, बाल प्लस औ बालौ, बाल धन जस यदि अस तो बाला। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, पद बन जाते हैं। अगला प्रश्न है आपको बता रहा हूँ, यमक अलंकार से लक्षणों उदाहरण से लिखत। यमक अलंकार के लक्षण को उदाहरण से बताइए। तो सत्यर्थे पृथगर्थया स्वर व्यंजना संहिते क्रमेण तेना व वृत्ति यमक विनिगद्धते। ये इसका लक्षण हो गया। इसका हिंदी अर्थ मेरे से भी नहीं आता भैया, देखो बुरा मत मानना आप, लेकिन पढ़ना तो आपको संस्कृत में ही है, हिंदी में बताने से मुझे कोई फ़ायदा भी नहीं है। उदाहरण की बात करें जैसे नव पलाश पलाश वनपुरम, स्फुट पराग परागत पंकजम, मृदुलतांत लतांतम वै लोकयत से सुरभि सुरभि सुमनौ हरि। यमक अलंकार की आपको मैं हिंदी में विशेषता बताऊं तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि 2 शब्द जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं। ठीक है ना। और दोनों के अंतर अर्थ दोनों का अलग अलग निकलता है, शब्द दोनों एक जैसे होते हैं। जैसे मैं आपको हिंदी में बात करूँ, कनक कनक ते सौगुनी, माधकता अधिकाय, या खाए बोराए सो बा खाए बोराए। तो यहाँ पर कनक का अर्थ एक होता है सोना और एक होता है कनक का अर्थ धतूरा। ठीक है ना। एक क्या होता है, धतूरा। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, यमक अलंकार का। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको याद रखना कि यमक अलंकार के अंतर्गत शब्द एक जैसे होते हैं, लेकिन एक ही शब्द से 2 अर्थ छुपे होते हैं। ये इसकी विशेषता है। हिंदी में बात करें तो इसका अर्थ यही है, लक्षण यही हिंदी में। अगला प्रश्न आपका आता है, देखिए अगला है शिक्षक बालक नाम इस तरह से परीक्षणम कथम करोति। शिक्षक बालक के स्तर की परीक्षणम किस तरीके से करता है। तो बालक नाम स्तर अनुकूले शिक्षक तेषां भाषा शिक्षणम उत्कृष्टम भवितुं शक्यते। अतः प्रत्येक स्तरस्य कृते शिक्षा मनोविज्ञान निर्धारित भाषा विकास सिद्धांत अनुसारम संस्कृत भाषाया पाठ्यक्रम निर्मितौ भवेत्। भाषा कौशल दृष्टया स्तर अनुकूल शिक्षणम भवेत्। तो ये आपको संस्कृत में ही उत्तर देना है। अथवा में क्वेश्चन है खांडन्वय दंडन्वय च विद्यौ अंतरम प्रतिपादित। खांडन्वय और दंडन्वय जो विधि है हमारी, उसके बारे में आपको अंतर स्पष्ट करना है। 22वां क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक है सिद्धांत नाम संक्षिप्त परिषद लिखत।
पाठ्यपुस्तक के सिद्धांतों की संक्षिप्त में परिचय लिखिए। तो देखेंगे पाठ्यपुस्तक है निर्मित उद्देश्य सारणी भवित। पाठ्यपुस्तक जब निर्मित की जाती है तो उद्देश्यों की सारणी होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तक विषय वस्तु न चयने मात्रात्मक दृष्टया कक्षा अनुसार। पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु का चयन ठीक है कक्षा के अनुसार ही होना चाहिए। विद्यार्थी नाम आयु स्तर अनुसारम संतुलित भवेत् और विद्यार्थियों के आयु स्तर के अनुसार संतुलित होना चाहिए। पाठ्यपुस्तकेषु विविधनां यथा गद्य पद्य रूपक चंपू निबंधीनां संतुलन स्यात्। पाठ्यपुस्तक की विभिन्न विधियां जैसे गद्य पद्य चंपू रूपक निबंध इन सभी में संतुलन होना चाहिए। पाठ्यपुस्तक का नाम बाह्य कलेवरम आकर्षणम भवति और पाठ्यपुस्तक का जो बाह्य आकर्षण होना चाहिए ठीक है ना। और संधि समास युक्त शब्द अधिकाने शिव और संधि समास युक्त शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता। अगला प्रश्न है कि इकाई पाठ योजना और दैनिक पाठ योजना ठीक है ना, इन दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। आप हिंदी में भी पढ़ के आए होंगे, संस्कृत में ट्रांसलेट कर देना आप इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको अथवा में सतत मूल्यांकनम किम भवति इति स्पष्टतः। सतत मूल्यांकन कैसे कहते हैं? तो सतत शब्दस्य अभिप्राय वर्तते। सतत शब्द का अभिप्राय है अनुदेश प्रारंभे विद्यार्थी आकलन। अनुदेश के अनुसार प्रारंभ से विद्यार्थी का आकलन करना सतत कहलाता है। अनुदेशस्य प्रक्रियाणां स्थितौ अनौपचारिक रूपेण मूल्यांकनस्य विविध तकनीकों आकलनम। व्यापक शब्दस्य अभिप्रायो अस्ति बालकस्य सर्वांगीण विकासस्य आकलनम। अथवा में आपको प्रश्न याद रखना है मूल्यांकनस्य प्रविधि कानि सन्ति। मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं, ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। अगला है 23वां क्वेश्चन वर्तमान परिप्रेक्ष्य विविध दृष्टया शिक्षणम वरीण्यम। वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार विभिन्न दृष्टिकोण से शिक्षा के बारे में बताइए। तो देखेंगे भाषा कौशल दृष्टि से शिक्षा। भाषा कौशल की दृष्टि से केचन बालकानां स्तरम गते शिथिलता भवति इमे बालका स्ववयसा अनुसारम संस्कृत शिक्षणम सम्यकम कुर्वन्ति। सेकंड है उद्देश्य के अनुसार शिक्षण। स्तर अनुकूलम संस्कृत शिक्षणस्य उद्देश्य अनुसारम भाषा कौशलम विज्ञाय पृथक पृथक समहेषु पुनः वर्गीकरणम भवितुरम अर्हन्ति। तीसरा है बालकानां स्तरस्य परीक्षणम। संस्कृत शिक्षण उद्देश्यणम सम्यग लाभार्थम त्रिधा स्तरे प्रयासम करणीय। इसमें भी 2 बार प्रथम सोपान की बात करेंगे इसमें ठीक है। परीक्षण में प्रथम सोपान है संस्कृत शिक्षणे छात्रस्य उपलब्ध ज्ञानस्य अवलोकनम। अत्र निहितार्थो अपि यत् पाठ्यक्रमे निर्धारित विषयान् स्वीकृत्य भाषा कौशलं च आधृत्य सर्वेषां बालकानां कृते उपलब्धि परीक्षण पत्रस्य निर्माणम्। द्वितीय सोपान में मूल्यांकने आधारेण बालकानां वर्गीकरण वर्तमान शिक्षा पद्धति अनुसारम प्रथमा द्वितीय तृतीया श्रेणी निर्धारणम। और नंबर तीसरा जो सोपान है वो है अपना ये देखिए सोपानम इति सोपानमेदतीव महत्वपूर्णम अस्ति। अस्मिन् सोपाने पृथक पृथक बालकस्य व्यक्तिगत संस्कृतस्य शिक्षणं ज्ञानार्जनम से परीक्षणम भवति। संस्कृत बहुत कम आती है भैया मेरे से पढ़ने में। क्रिया द्वयम भवति, 2 क्रिया होती है। पहली क्रिया में देखो संस्कृत भाषायां कौशल अनुसारम उपलब्धि परीक्षण पत्र के निर्धारित प्रश्नान् स्वीकृत्य स तद अनुसारम परिणामस्य निर्धारणम। द्वितीय क्रिया में प्रति प्रश्नम त्रुटिकरणम आधृत्य तासां विश्लेषणम। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। अब हमारा आता है 24वां क्वेश्चन और 25वां। तो 24वें में संस्कृत से हिंदी में संस्कृत अनुवाद करना है हिंदी का। जैसे राधा विद्यालय जाती है तो राधा विद्यालयम गच्छति। तुम सत्य बोलो, तुम सत्य वदसी, तुम सत्यम वदसी। मुझे आम अच्छे लगते हैं तो महम आम्र फलानी रोचते। ये 12 नंबर तो इसी के आ जाएंगे तुम्हारे, हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी। शिक्षा के बिना जीवन बेकार है तो शिक्षाया बिना जीवनम व्यर्थम। मानव प्रतिदिन ईश्वर को याद करे, मानव प्रतिदिनम ईश्वरम स्मरेत। विद्वान सभी जगह पूजा जाता है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अब 25वां क्वेश्चन आपका अंतिम है। आपको संस्कृत वाक्यों से हिंदी वाक्य बनाने हैं।
तो बालक पाठम पढ़ति, बालक पाठ पढ़ता है। उद्याने वृक्षा लता च सन्ति, उद्यान में वृक्ष और लताएं हैं। बालक कंदुकेन क्रीडति, बालक गेंद से खेलता है। नगरम परितः वृक्षा सन्ति, नगर के चारों ओर पेड़ हैं। गोविंद पादेन खंचे, गोविंद पैर से लंगड़ा है। और अंतिम वाक्य है राजस्थान राज्यस्य क्षेत्रम विस्तृत अस्ति, राजस्थान राज्य का क्षेत्र विस्तृत है। ठीक है ना भाई। तो ये अपना मॉडल पेपर है। अब आपको रीट के लिए तैयार होना है। आपको इसी चैनल पर रीट की क्लास आपको चलाई जाएंगी, मेंस और प्री। ठीक है ना। आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे नंबरों के साथ पास हो और भगवान आपको सभी को एक लंबी खुशियाँ दे, अच्छा स्कोर आप लोग रीट में भी पास करें और एसटीसी में भी। ठीक है साथियों, धन्यवाद।